हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। सीमाएं पढ़ रहे हैं अपन। दोस्तों, सीमा का जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस किया था। उसमें बताया था कि अपने को सीमा की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, बताया था। और अपने को सीमा का जो बेसिक मेथड है वो क्या था कि बाईं सीमा ज्ञात करना जिसको बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट, और दाईं सीमा ज्ञात करना जिसको बोला था राइट हैंड लिमिट। ठीक है। फिर आपको बताया था कि अनिर्धारित रूप क्या होते हैं, 0/0, अनंत बटा अनंत, अनंत माइनस अनंत, है ना, अनंत गुणा अनंत, 0 गुणा अनंत, है ना, 1 की घात अनंत, 0 की घात 0, अनंत की घात 0। इस तरह के कुछ फॉर्मेट्स आते हैं वो अनिर्धारित होते हैं। तो दोस्तों, इनके बाद बताया था कि अनिर्धारित रूप जब आ जाएं और अपन को लिमिट ज्ञात करनी हो तो लिमिट ज्ञात करने का जो बेसिक अप्रोच है वो कैसे चलेगा कि अनिर्धारित जिस वजह से हुआ वो वजह हट जानी चाहिए। अगर वो वजह हट गई तो अपना आंसर आ जाएगा। और उस वजह को हटाने के लिए अपन 10-11 मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनमें एक था डायरेक्ट मेथड, एक था गुणनखंड विधि, एक था परमेयकरण विधि, एल होपिटल रूल था। तो इस तरीके की कुछ एक जो चीज़ें हैं वो अपने को स्टडी करनी है। फिर दोस्तों, लेक्चर 1 में अपने एक चीज़ और स्टडी की थी, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट, है ना। उसमें क्या बताया था कि दो फलनों का योग हो और उसकी लिमिट ज्ञात करनी हो तो अलग अलग लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। दो फलनों का अंतर हो, उनकी लिमिट ज्ञात करनी है तो अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे दो फलनों का गुणा और भाग हो तब भी लिमिट अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे फलन की पावर फलन हो तो आधार में लिमिट लगा के मान ज्ञात कर लेते हैं और पावर में लिमिट लगा के ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे ही कांस्टेंट से गुणा हो तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और फलन का मान लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह की कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स थी जो अपन ने स्टडी की थी। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे, मेथड्स डिस्कस करेंगे जिनमें अपरिभाषित जो अनिर्धारित रूप था उसको हटाएंगे और अपन सीमा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर जो है वो हमेशा साथ रखिए। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। क्या है? डायरेक्ट मेथड। जैसा कि नाम भी दिया गया है डायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट मतलब जो भी काम करना है वो डायरेक्ट ही करना है। तो ये मेथड कब यूज करेंगे? जब लिमिट अप्लाई करने पर, है ना, जब लिमिट अप्लाई करने पर मान डिफाइंड आए। क्या आए? डिफाइंड आए, तब अपन डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। क्या करना दोस्तों? पहले आपको जब भी लिमिट ज्ञात करनी है आप सीधा डायरेक्ट अप्लाई करो। वैल्यू उसके अंदर जो भी दे रखी है वो डायरेक्ट पुट करो। अगर पुट किया और मान आपका एक निश्चित मान आ गया, एक डिफाइंड वैल्यू आ गई, तो वही अपना क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। शर्त है कि कुछ एक क्वेश्चनों को छोड़ के, जैसे मापांक वाले क्वेश्चन है, महत्वपूर्णांक फलन वाले क्वेश्चन है, सिग्नम वाले क्वेश्चन है, अपूर्णांक फलन वाले क्वेश्चन है, अंतराल वाले क्वेश्चन है, उनको छोड़ के बाकी आप किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और वैल्यू पुट करने पर डिफाइंड मान आए। क्या है दोस्तों? डिफाइंड मान आए तो वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो जैसे आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 1। क्या है? लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन है 3x² + 4x + 5 और आपको इसकी लिमिट पता करनी है। कहाँ पर पता करनी है? x = 1 पर। तो अप्रोच क्या बोलती है? आपको सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करनी है। तो जैसे मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया तो कितना जाएगा? 3 × 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 पुट कर दिया। फिर कितना आएगा? 4 × x की वैल्यू 1 पुट कर दी, हाँ या ना। फिर कितना पुट कर दिया? 5। ये लीजिए, लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट नहीं लिखते। अब ये कितना जाएगा? 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3, ये आ गया 4 और ये कितना आ गया? 5। तो कितना आ गया दोस्तों? 3 + 9 तो कितना आ गया? 12। तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली कितना आ गया? 12। डायरेक्टली कितना आ गया? 12। तो यही मैंने बोला है कि जब लिमिट अप्लाई करने पर मान डिफाइंड आए तो वही मान सीमा का मान हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, वही मान जो है वो सीमा का मान हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी वैसा ही पैटर्न का है ना, कि लिमिट x टेंस टू 2 पर इसका वैल्यू, इसकी सीमा का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो 2 की वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई की तो 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 4/2 + 3। जब लिमिट अप्लाई कर दी तो अपन को लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चले यहाँ से किया तो कितना आ गया 4 - 4 और ये कितना आ गया 5। अब 4 - 4 कितना आ गया 0, 0/5 और 0/5 कितना होता है 0, है ना। किसी भी जीरो में 0 को छोड़ के ना, यहाँ 0 में किसी भी संख्या a जहाँ a का मान 0 नहीं है का भाग दिया जाता है तो हमेशा कितना आता है 0। 0/1 0, 0/2 0, 0/3 0, 0/4 0, 0/5 0 ना, 0/10 0। तो इसकी सीमा का मान कितना आ गया 0। यही अपना यहाँ पे क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था अपना डायरेक्ट मेथड। आगे चलते हैं। दूसरा मेथड आपको दोस्तों बताया था फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड। इसका नाम क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, क्या नाम है दोस्तों, गुणनखंड विधि। अब इस गुणनखंड विधि में दोस्तों क्या करते हैं कि गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। अब गुणनखंड करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा होगा, जो क्वेश्चन सेटअप किया जाएगा वो दिया जाएगा आपको P/Q आंसर हर के रूप में ना। कैसे, fx/gx टाइप से दिया जाएगा और इसकी लिमिट दी जाएगी, लिमिट x टेंस टू a। और नॉर्मली इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उनके अंदर जो बनेगा 0/0। पहले आप क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करनी है ना। आपको अंश और हर के रूप में परिमेय फलन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, परिमेय फलन, और उसके आपको लिमिट पूछी जाए तो जब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे तो नॉर्मली इन क्वेश्चनों में, गुणनखंड वाले क्वेश्चनों में आपका बनेगा 0/0। अब 0/0 बन गया तो 0/0 क्या था, अपना अनिर्धारीय। क्या रूप है, अनिर्धारीय रूप है। तो दोस्तों मैंने ये पहले ही बोला कि अपना अनिर्धारीय रूप आ जाए तो उस रूप को हटाने की कोशिश की जाएगी जिस वजह से वो अनिर्धारीय बना। अब उस वजह को हटाना है तो मेथड है कि गुणनखंड करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अंश, अब देखो हर में, अंश में तो 0 पड़ा रहेगा, अंश में 0 पड़ा रहेगा, यहाँ हर में 0 नहीं आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर वाला 0 हट जाए तो अपना काम बन सकता है। अब हर वाला 0 कब आएगा, जब कहीं ना कहीं एक गुणनखंड हर के अंदर कैसा आया, x - a जैसा गुणनखंड आया। कैसा आया, x - a, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू पुट करोगे तो a - a कितना हो जाएगा 0। तो अंश वाला 0 तो पड़ा रहेगा लेकिन हर वाला 0 नहीं रहना चाहिए। और उस हर वाले 0 को हटाने के लिए अपन x - a जैसा ये गुणनखंड आना पड़ेगा, क्योंकि उसी की वजह से अपना गुणनखंड जो हर का मान क्या हो रहा था 0। अब जो हर के अंदर ऐसा गुणनखंड आया तो अंश में भी सेम ऐसा ही गुणनखंड आ जाना चाहिए। अगर ऐसा गुणनखंड आ जाता है तो अंश और हर से इस गुणनखंड को हटा देंगे और फिर सीमा का मान ज्ञात कर लेंगे। याद हो गया दोस्तों। तो क्या करते हैं, अंश व हर के गुणनखंड करके, अंश व हर के गुणनखंड करके अपरिभाषित रूप को, अपरिभाषित या अनिर्धारित रूप को हटाया जाता है।
कब? जब परिमेय फलन हो तब ये मेथड अपना क्या होगा? कारगर होगा। और नॉर्मली बीजगणित के रूप में देखने को मिलेगा, और भी मिल सकता है लेकिन जनरली बीजगणित मिलता है अंश और हर में। जैसा स्क्रीन पे आपके पास एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपको पहले क्या करना है? डायरेक्ट अप्लाई करो। डायरेक्ट अप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 रखा माइनस 5 गुणा 2 माइनस 10 और प्लस में कितना है? 6। यहां भी अप्लाई किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, यही आया दोस्तों। जब लिखा तो 10 माइनस 10 0 बटा 0, तो कौन सा रूप आ गया? अनिर्धारीय रूप आ गया। तो दोस्तों इस अनिर्धारीय रूप को हटाना पड़ेगा। अब देखो ये इतनी चीजें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी तो आप सीधा वैल्यू पुट करके देख लो, 0/0 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अनिर्धारीय रूप आ गया तो बट्टे वाला 0 हटाने के लिए क्या करना है? गुणनखंड। अब गुणनखंड करोगे तो इसके गुणनखंड कितने आएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 अंश के गुणनखंड किए और हर के गुणनखंड किया x माइनस 2 और x प्लस 2। और अभी लिमिट अप्लाई नहीं की तो लिमिट अभी लिखेंगे x टेंस टू 2। यहां तक क्लियर है दोस्तों? हाँ या ना? अब गुणनखंड करने मेरे ख्याल से सभी को आते ही होंगे। यहाँ से x कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 2, फिर माइनस 3 कॉमन आया तो x माइनस 2 और नीचे आ गया x माइनस 2 और x प्लस 2। और दोस्तों अभी भी लिमिट अप्लाई नहीं की तो अभी भी क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू 2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से आगे कॉमन आ गया तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 2, तो ये बन गया x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2। यहाँ तक क्लियर? अब देखो दोस्तों यहाँ से आगे ये गुणनखंड x माइनस 2 जीरो किसकी वजह से हुआ था? 2 माइनस 2 0, मतलब इस गुणनखंड की वजह से। तो और मैंने यही तो बोला था x माइनस a निकल के आएगा, x माइनस a है ना, x माइनस 2 निकल के आया। तो ये गुणनखंड से कट गया, कटा तो अपना जो है वो क्या बच गया? लिमिट x टेंस टू 2 और ये बन गया x माइनस 3 और x प्लस 2। अब अनिर्धारीय से कौन सा रूप बन गया? निर्धारीय। अब यहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हो। जब लिमिट लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 और ये 2 प्लस 2, तो ये कितना आ गया? माइनस का 1/4। ये अपना क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर। ये है अपना फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर हो गया दोस्तों? एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, खुद नोट्स बनाइएगा ना, वैसे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे लेकिन खुद को बनाने हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो रहा है क्या? चलिए देखिए, पहले तो क्या करें? डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई कर दें, है ना, यही बताया था। तो डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 1 का स्क्वायर 1, log 1 कितना हो जाएगा? 0, तो ये तो 0 गया, ये बचा 1, यहाँ 1 का log 1 भी 0, ये 1 तो 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। तो अंश तो कितना आ गया? 0। हर में रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। 0/0 कौन सा रूप आ गया दोस्तों? अनिर्धारीय रूप। ठीक है, कौन सा रूप आ गया? अनिर्धारीय। अच्छा, यहाँ 1 रखा तो log 1 का मान कितना होता है दोस्तों? log बेस ई 1 का मान कितना होता है? 0। ये यहाँ पे यूज हुआ जो कि मैंने इधर बता दिया आपको। तो ऐसा आ गया, तो वजह कौन था? अंश वाला, सॉरी, जो हर में 0 आया वो वजह है। और हर में 0 किसकी वजह से आया होगा? इसकी वजह से ना, x माइनस 1, ये अपनी क्या है? रीजन है।
है ना। हर में 0 किसकी वजह से आया होगा, x माइनस 1 की वजह से। इसको बदले x माइनस 1 अगर हर के अंदर दिख रहा है तो अपना काम बन जाएगा। तो देखो x स्क्वायर माइनस 1 है, इसके टुकड़े करोगे तो x माइनस 1 आएगा ही आएगा। अब उस x माइनस 1 को हटाने के लिए आपको अंश में भी क्या चाहिए, x माइनस 1। अब अंश में x माइनस 1 लाते हैं, देखो कैसे। ये दो है पद है x स्क्वायर और माइनस 1 जो है, इनको मैं एक जगह लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस 1। और ये जो दोनों पद हैं इनमें से log x जो है वो क्या गया, कॉमन। तो क्या बचा यहाँ, तो x बचा और यहाँ पे कितना बचा, माइनस 1 अपॉन हर के अंदर पड़ा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 और ये लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है। अब देखो इसके भी टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 और ये बच गया log ऑफ x बेस e है और ये हो गया x माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। x माइनस 1 को मैं पहले लिख रहा हूं ना, x माइनस 1 और log ऑफ x क्या आ गया था, कॉमन, है ना। इधर लिखने पे कन्फ्यूजन हो जाता है ना, वो x की जगह आ जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं मिटा देता हूँ। तो क्या आया था, x माइनस 1 और log ऑफ बेस e x, ये आया था। और हर के भी गुणनखंड किया तो x माइनस 1 गुणनखंड आ गया और x प्लस 1 गुणनखंड आ गया। अभी लिमिट अप्लाई नहीं की तो लिमिट ऐसी की ऐसी। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। देखो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है ना, आसान है। अब देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1। तो यहां से x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहां कितना बचा, x प्लस 1 बचा और इधर कितना बचा, log x बचा और बेस e है और हर में तो x माइनस 1 है और x प्लस 1 है। अब देखिए जो वजह थी, वजह क्या था दोस्तों, x माइनस 1 और यहाँ पर वजह जो है वो हट जाएगी और हटते ही अपना क्या जाएगा, आंसर। ये वजह हट गई तो ये जो क्वेश्चन है वो बन गया x प्लस 1 और log ऑफ x बेस e और x प्लस 1। अब इसमें क्या कर दो, लिमिट को कर दो अप्लाई तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब 1 पुट किया तो ये आ गया 1 प्लस 1 और ये बन गया log ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1। और दोस्तों लिमिट जब अप्लाई कर देते हैं तो लिमिट नहीं लिखते इधर, और log 1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये आ गया 2 प्लस 0 2 बटा 2, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो, हाँ या ना, आसान है। तो अभी तक अपने गुणनखंड के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको गुणनखंड में जो हर था उस हर वाला गुणनखंड पता करना है जिसकी वजह से 0 हो रहा था। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन और है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, है ना। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। हो रहा है क्या, करें स्टार्ट। अब देखो इसमें आपको त्रिकोणमिति आनी चाहिए, है ना। त्रिकोणमिति के ना ट्रिगो के अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो वो आने चाहिए। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो sin 2x है, तो sin 2x का जो फॉर्मूला है वो होता है दोस्तों 2 sin x इंटू cos x, हाँ या ना। और ये cos 4x है तो 4x से 2x आ सकता है ना, तो cos 2x का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं। ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं है तो बता देते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने वैल्यू अप्लाई की तो यहाँ रखा π/4, 2 गुणा π/4 तो π/2 sin π/2 कितना होता है 1 और 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0।
यहाँ रखा 4 गुणा पाई बाय 4, तो पाई कोस पाई कितना होता है -1, और 1 - 1 कितना जाएगा 0। तो कौन सा रूप आ रहा है दोस्तों, अनिर्धारीय रूप। कौन सा रूप आ रहा है, अनिर्धारीय रूप। ठीक है, तो अब अपन को गुणनखंड करने हैं। अब दोस्तों गुणनखंड करें तो बीजगणित तो आ नहीं रहा, कैसे करें सोचो, है ना, कैसे करें इसके गुणनखंड। देखो जैसे जैसे चलेंगे ना तो अलग अलग मेथड आएंगे बने, है ना। तो इसी क्वेश्चन को जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, इनको सोल्व करने के और तरीके भी हैं, बट आपको वो तरीके, वो सारे तरीके आने चाहिए जिनकी वजह से सोल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे एग्जाम में क्या होता है कि वो तरीका इस्तेमाल करना होता है जिसमें टाइम कम से कम लगे और कहीं आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, है ना। बाय द वे इनको और तरीके से भी कर सकते हैं ना। चलिए स्टार्ट करें, आ रहा होगा किसी का आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से हर से 1 हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 1 कौन से फॉर्मूले में उठेगा, इसमें, क्योंकि -1 आएगा, -1 से 1 कट जाएगा, और 4 से कितना जाएगा 2। चलिए लिख देते हैं। अच्छा 1 की जगह लिख रहा हूँ एक सर्वसमीका और होती है आपकी, याद है तो, कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1। तो देखो मैं गुणनखंड करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके, इसलिए अपन को इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। तो 1 की जगह लिख दिया cos स्क्वायर x और प्लस का साइन स्क्वायर x, और साइन 2x की जगह लिख दिया 2 साइन x गुणा cos x अपॉन, और ये जो 1 प्लस cos 4 की जगह लिख दिया 2 cos स्क्वायर। अब 4 की जगह कितना आएगा 2x और -1, ये पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। यहाँ 4 आएगा तो यहाँ कितना जाएगा 2। अब यहाँ 1 से 1 क्या, अच्छा लिमिट अप्लाई की नहीं, तो लिमिट अभी ऐसी की ऐसे, x टेंस टू पाई बाई 4। अब यहाँ पर जो था वो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये लीजिए अंश में देखो ये क्या आ गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर -2 साइन गुणा cos, ऐसा ही कुछ है यहाँ, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर -2 साइन cos, है ना। तो कैसे आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो ये जो है वो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो cos माइनस साइन x का होल स्क्वायर अंश, और यहां से बचा हुआ है 2 cos स्क्वायर 2x, ये लीजिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो cos 2x और आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को ऐसा चाहिए और ऐसा कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, इसमें देखो इसके टुकड़े करोगे तो गुणनखंड हो रहा है ना, को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये वाला लगा देते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा, ये आ गया cos x माइनस का साइन x का होल स्क्वायर अपॉन, ये आ गया 2, और बाहर है होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये लीजिए क्योंकि स्क्वायर भी है cos का, और cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, और अभी भी लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि अप्लाई की नहीं तो लिमिट लिखनी है। ये लीजिए, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं ना, आपको मेथड सारे आने चाहिए, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी ये एक स्टेप के अंदर भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे इसके टुकड़े करोगे तो टुकड़े कितने हो रहे हैं, वो तो आ गया cos x माइनस का साइन x का होल स्क्वायर, और ये 2, इसके टुकड़े करोगे तो ये क्या बनेगा cos x माइनस साइन x और cos x प्लस का साइन x, और होल स्क्वायर बाहर है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब लगा दी लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। अब देखो इसके अंदर ये cos माइनस साइन, ये वाला पार्ट इसका होल स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना, लिमिट x टेंस टू कितना हो गया पाई बाई 4, और ये हो गया 1/2 बचा, और यहाँ कितना बचा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर।
अब लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/2, ये आ गया cos π/4 और ये आ गया sin π/4 का होल स्क्वायर। और लिमिट अप्लाई कर दे तो लिमिट लिखने की ज़रूरत है नहीं। cos π/4 कितना होता है 1/√2, ये भी 1/√2, तो कितना हो जाएगा ये 1/2, ये आ गया 1/√2 और 1/√2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2√2, तो √2 आ जाएगा, तो ये बन गया 1/2√2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया 2, तो कितना आ जाएगा 1/4। ये अपना दोस्तों क्या हो गया आंसर। ठीक है क्या दोस्तों, कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए। लीजिए, सिंपल सा है, लिमिट x टेंस टू, जो शुरुआती लेक्चर 1 के अंदर अपने जहाँ से स्टार्ट किया था वही क्वेश्चन उठा लेते हैं। x टेंस टू 5, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, है ना, इसी पे ज्ञात किया था अपन ने। f5 का मान ज्ञात किया था, याद है क्या। जब अप्लाई किया तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 0/0, क्या आ गया अनिर्धारीय। कौन सा रूप आ गया अनिर्धारीय। और अनिर्धारीय रूप आ गया तो अपन क्या करेंगे गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा x माइनस 5 और x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5। ये लीजिए लिमिट x टेंस टू कितना हो गया 5। अब जिसकी वजह से 0 हो रहा था वो वजह यहाँ से हट जाएगी, बचा कितना x प्लस 5 और लिमिट x टेंस टू 5। अब 5 अप्लाई किया तो 5 प्लस 5 कितना आ गया दोस्तों 10। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था अपना लिमिट ज्ञात करने के तरीके। तो दोस्तों आज के लेक्चर में अपने 2 मेथड डिस्कस किए हैं, एक तो था डायरेक्ट मेथड, एक था गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करते हैं, अनडिफाइंड आ गया तो बट्टे में नॉर्मली यहाँ 0/0 वाला फॉर्मेट मिलेगा, तो हर जिसकी वजह से 0 हुआ वो वजह पता करते हैं, कैसे गुणनखंड करके, और अंश और हर के कॉमन गुणनखंड को हटा देते हैं। तो जिस वजह से अनडिफाइंड हुआ वो वजह हट जाएगी और हटते ही आपका क्या जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, लेक्चर 3 में अपन पढ़ेंगे परिमेयकरण विधि। क्या पढ़ेंगे परिमेयकरण विधि। ठीक है।